नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपकी आज की क्लास में। आज हम अपने भूगोल की किताब का एक बहुत ही रोचक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 7, जिसका नाम है हमारा देश भारत। देखिए, जैसे इस चित्र में ये बच्चे कितने खुश होकर अपने देश के अलग अलग नज़ारों को देख रहे हैं, ठीक वैसे ही आज हम सब मिलकर अपने प्यारे देश भारत के बारे में और भी जानेंगे। तो चलिए भारत को जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत का एक सामान्य सा परिचय लेंगे। अपनी किताब की पहली लाइन पर ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा देश क्षेत्रफल यानी एरिया में बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है। अब अगली लाइन देखते हैं। इसमें लिखा है उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। इस नक्शे में अगर आप ऊपर की तरफ देखें यानी उत्तर दिशा की ओर, तो आपको ये विशाल पर्वत श्रृंखला दिखेगी। यही तो हिमालय है। फिर किताब कहती है पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। चलिए इसे भी नक्शे पर समझते हैं। भारत के पश्चिम में यानी कि बाईं ओर ये है अरब सागर, पूर्व में यानी दाईं ओर ये है बंगाल की खाड़ी, और भारत के ठीक नीचे दक्षिण दिशा में ये है हिंद महासागर। अभी अभी एक शब्द आया था प्रायद्वीप। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, प्रायद्वीप जमीन का वो हिस्सा होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। अब जरा भारत के नक्शे को अपने मन में लाइए। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीन तरफ से पानी से घिरा है ना। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। बस इसीलिए इसे भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों, इसे हमेशा याद रखना है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अगर हम भारत के विस्तार की बात करें तो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी दूरी लगभग 3200 किलोमीटर है, और वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार करीब करीब 2900 किलोमीटर है। हमारा देश भारत सिर्फ विशाल ही नहीं है, यहाँ पर बहुत विविधता भी देखने को मिलती है। जरा सोचिए, यहाँ उत्तर में ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वत हैं तो पश्चिम में एक बड़ा सा रेगिस्तान है, कहीं बड़े बड़े हरे भरे मैदान हैं तो कहीं पठारी जमीन है, समुद्र के किनारे भी हैं और द्वीप भी हैं। और ये विविधता सिर्फ जमीन में ही नहीं है, यहाँ की जलवायु, पेड़ पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि हमारी भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। लेकिन इतनी सारी भिन्नताओं के बावजूद हम सब एक हैं, और यही एकता हमारी परंपराओं में भी दिखती है। इसी वजह से तो हम एक राष्ट्र कहलाते हैं। चलिए अब अपने अगले विषय पर चलते हैं, भारत की स्थिति। इसका मतलब ये है कि हम ये जानेंगे कि पूरी पृथ्वी पर, ग्लोब पर भारत आखिर है कहाँ। आपकी किताब की पंक्ति देखिए, यह बताती है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। ये जो एक रेखा देश के लगभग बीच से होकर गुजर रही है, ये है कर्क रेखा। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश पर है, और आप देख सकते हैं कि ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। अब अगर हम भारत के पूरे विस्तार की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, और पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। सबको याद होगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने पिछली एजुटेकन क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार इतना ज्यादा है, करीब 29 डिग्री का, इससे एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। देश के दो सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोरों के समय में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। क्या आप सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात के मुकाबले लगभग 2 घंटे पहले उग जाता है? तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? याद करिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब क्योंकि भारत का विस्तार लगभग 29 डिग्री है, तो अगर हम 29 को 4 से गुणा करें तो जवाब आता है करीब 116 मिनट, जो कि लगभग 2 घंटे होते हैं। बस इसीलिए दोनों जगहों के समय में इतना अंतर होता है। अब इतने बड़े समय के अंतर से तो बहुत भ्रम हो सकता है ना। इसीलिए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को ही पूरे भारत का मानक समय मान लिया गया है। इस नक्शे पर ये जो रेखा दिख रही है, इसे भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं।
भारत की जो जमीनी सीमाएं हैं वो 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। चलिए इस नक्शे पर एक एक करके इन देशों को देखते हैं। पश्चिम में देखिए, ये हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर की ओर हैं चीन, नेपाल और भूटान। और पूर्व में देखिए, ये हैं बांग्लादेश और म्यांमार। अब दक्षिण में देखिए, समुद्र में स्थित 2 द्वीप भी हमारे पड़ोसी हैं। एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। एक और जरूरी बात याद रखिएगा, पाक जल संधि नाम की एक जलधारा है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है, इसलिए प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए, यानी कि देश को अच्छे से चलाने के लिए, इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसी को हम राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन कहते हैं। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। सभी राज्यों और उनकी राजधानियों की पूरी सूची आपको एजुटेकिन के नोट्स में मिल जाएगी। आप सब वहां से उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इस अध्याय के अंतिम और बहुत ही रोचक भाग पर आ गए हैं, भारत का भौतिक विभाजन। इसका मतलब है कि हम भारत की अलग अलग भू आकृतियों के बारे में, यानी जमीन के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अलग अलग तरह की भौतिक आकृतियां पाई जाती हैं। चलिए उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय पर्वत एक संतरी की तरह खड़ा है। आपको पता है हिमालय शब्द का मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, तो हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर। इस विशाल पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर वाली श्रृंखला को कहते हैं वृहद हिमालय या हिमाद्री। उसके दक्षिण में है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहते हैं, और सबसे दक्षिण में जो श्रृंखला है उसे शिवालिक कहते हैं। अब हिमालय के दक्षिण में आता है भारत का उत्तरी मैदान। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही बारीक मिट्टी होती है और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसीलिए ये मैदान खेती-बाड़ी के लिए बहुत अच्छी भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं भारत के पश्चिमी भाग की। यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह एक सूखा, गर्म और रेतीला इलाका है। यहाँ पेड़ पौधे यानी वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति त्रिभुज जैसी है, आप देख सकते हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है और ये एक बहुत ही खास बात है कि ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ विंध्य और सतपुड़ा जैसी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं भी हैं। इन्हीं श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये वो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इस पठार के पश्चिमी किनारे पर हैं पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, और पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट स्थित हैं। अब हम भारत के द्वीप समूहों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, प्रवाल। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिन्हें पॉलिप भी कहा जाता है। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में है। ये प्रवाल द्वीप हैं, मतलब ये प्रवालों के कंकालों से बने हैं, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। दूसरा द्वीप समूह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आज की कक्षा में हमने अपने देश भारत के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने भारत के विशाल विस्तार, पूरी दुनिया के नक्शे पर उसकी स्थिति, हमारे पड़ोसी देशों और इसके राजनीतिक व भौतिक विभाजनों को अच्छे से समझा। आप सब इस अध्याय को एक बार फिर से जरूर पढ़िएगा। हम अगली कक्षा में मिलेंगे।